हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का 16 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है जल एक बहुमूल्य साधन है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया है, इसे पढ़ें और इसे समझने की कोशिश भी करना है हमें। जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ये दोनों ही कोटेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे आगे के भविष्य के लिए खासकर। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के, हमारी एज के जो बच्चे हैं, उन्होंने पोस्टर बनाया है। ठीक है, पोस्टर आमंत्रित किए। इन पोस्टरों में उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, जिसमें देखिए, जल की हर बूंद बचाएं, जल को की बचत करें। तो इसमें काफ़ी सारी जो है मैसेज देने की कोशिश की गई है इन पोस्टरों से। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिल रहा है। अपने प्रेक्षणों को, अपनी जो भी हमें संदेश मिल रहा है उसे हम नोटबुक में जो है नोट डाउन करें। उसके बाद क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय की जल में कमी को महसूस किया है? जब कभी भी लाइट नहीं आती है, जब हमारे घरों में पानी नहीं होता है, तो इसकी कमी को कभी आपने महसूस किया है? बिल्कुल, हम सभी ने महसूस कभी ना कभी किया ही है। आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस मनाने का रीज़न ही यही है, ताकि जो लोग भूल चुके हैं और जो वेस्ट कर रहे हैं पानी को, उनको जो है वो प्रतिवर्ष उन्हें याद दिलाया कि पानी कितना बहुमूल्य है और उसको वो हमेशा नहीं रहने वाला है। इसलिए उसको पर्याप्त मात्रा में यूज़ किया जाए जितनी ज़रूरत है। अब जैसे पानी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जो जल है, पेयजल, धुलाई, खाना पकाने, उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये कि जो जल है वो पीने के लिए, धुलाई करने के लिए, खाना पकाने के लिए, या फिर हमारी जो निजी जो सफाई होती है, कपड़ों की धुलाई है, नहाने धोने के लिए, तो उनके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक डेटा उन्होंने निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की जो न्यूनतम मात्रा है वो 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए, जो उन्होंने अपने डेटे के अकॉर्डिंग इस चीज़ को निकाला है कि हर व्यक्ति को एक जो है उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक्यूरेट उसके पानी चाहिए कि इतने में उसका हो जाएगा सारा काम, तो 50 लीटर जो है प्रति व्यक्ति की ये एक न्यूनतम मात्रा बताई गई है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। ये 50 लीटर जो है वो 2.5 बाल्टी जल के बराबर है, जिसे हम एक दिन में यूज़ करें, जो हमारे लिए पर्याप्त होगा। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि अगर हाँ, तो आपको अपने आप को जो है भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है कि 2.5 बाल्टी पानी, तो कई सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं, ठीक है, जिनको 2.5 बाल्टी पानी भी दिन भर में नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें ये अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए अगर हमको इतना मिल रहा है या इससे ज़्यादा मिल रहा है। आपके मित्रों, अपने परिवारों से जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है, क्योंकि उनके उनके घर में जो है जो जल की जो स्थिति है वो किस लेवल पे मिल रहा है, तो इसकी आप चर्चा करिए और उनसे अनुभव लीजिए। फिर यहाँ कह रहे हैं कि कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। ठीक है, नलों में पानी का ना आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य, विशेषकर ग्रीष्मकाल जब गर्मियों का सीजन आता है तो अक्सर करके ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कई सारे स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पे अत्यधिक जल की कमी होती है, या जैसे पिक्चर में दिखाए गए इसी तरीके से यहाँ पे लाइन लग करके हमें जल को प्राप्त करना रहता है। ठीक है, अब इसी के लिए अगर जो है जल की पूर्ति के लिए जो धरने प्रदर्शन हुए हैं, तो उनके लिए कई सारे जो पेपर्स में जो है यहाँ पे इसका जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये पेपर की कटिंग है, आर यू वाटर कॉन्शियस। ठीक है, और फिर ये सारे समाचार पत्रों की कतरनें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि जो धरने प्रदर्शन वगैरह जो हुए हैं, उनके सामान्य रूप से ये इस तरीके के पेपर कटिंग में कि ग्रीष्म ऋतु में, खासकर गर्मियों में जो ये सब लड़ाई झगड़े या जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी जो है कमी की पूर्ति के लिए, तो इसे जो है पेपर में दिखाया, अक्सर करके पेपर्स में आता रहता है। तो ये जो पेपर की कटिंग है, उन्हें हम क्रियाकलाप में यही बताया गया है कि पेपर की कटिंग को हम जो है कि काट करके उसे हम अपनी नोटबुक में चिपकाएं, या जो भी हमारे पास बुक होगी स्क्रैप बुक, उसमें चिपकाएं। तो यहाँ पे देखिए,
ये समाचार पत्रों की जो कटिंग थी उनमें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है। क्या ये सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अब जो आगे भी सिचुएशन आने वाली है उसमें भी हम लोग जल की बहुत ही ज़्यादा, जिन जगह जल अभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है वहाँ पे भी बहुत कमी आने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप में क्या बताया गया है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी के संबंधित जो समाचार या लेख या चित्र जो भी मिल रहे हैं उनकी कतरनों को हम एकत्रित करें, उसकी कटिंग लें और उसे अपनी स्क्रैप जो बुक है उसमें चिपकाएं और फिर उसके बाद अपने घरों में अपने जो है परिवार वालों से या और अपने मित्रों से उस पर चर्चा करें। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए या कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। मतलब जो है जनता के द्वारा जिस जगह पानी की कमी है, उन लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, इसे हम नोट डाउन करें, इसकी सूचियाँ बनाएं और फिर खासकर क्लास में जो अपने स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं क्लास में जो है कक्षा में इसको चर्चा करें, उसके बारे में डिस्कस करें। इस क्रियाकलाप में ये सारी चीज़ें हमें करनी है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। जल की कमी सिर्फ एक देश की बात नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक जो है काफ़ी चिंता का विषय हो गया है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में, ठीक है, उस अनुमान को देखने से पहले यहाँ पे देख लें कि वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष मनाया गया था। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल जो है वो मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। क्योंकि लोग जो है इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं पता है तो जो है वो अपनी उनको जितना मिल रहा है वो अपना वेस्ट भी कर रहे हैं, अपना यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अलवड़ जल जो है जो हमारे यूज़ के लिए, हमारे जो है खाने पीने नहाने धोने के लिए है, उस जल की कमी जो हो रही है उसके बारे में जागरूक करने के लिए 2003 में ये अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष मनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि जो पूरे विश्व में चिंता का विषय जल की कमी जो हो रही है, उसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अब से कुछ वर्ष बाद, अगर कुछ वर्ष बाद देखा जाए तो जो जल की कमी आने वाली है वो कैसी है कि विश्व में 1/3 से भी अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 1/3 से ज़्यादा जो है जनसंख्या जो है उसको जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाला जो जल, जो हमारी ज़रूरत के लिए जो जल है वो कितना है, इसे जान लेते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो है कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी की जो चित्र यहाँ पे नीचे दिखाया गया है उसमें देखिए तो हमें नीला ये जो है चित्र दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या अनुमान हम लगा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है, पूरा नीली नीली पृथ्वी दिख रही है। ठीक है, तो इससे यही अनुमान लगता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, बाकी का जो भाग है उसमें जो है लैंड होती है, ज़मीन है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों और ध्रुवीय बर्फ जो है या फिर भौम जल और भूमि के अंदर जो जल है और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो जितना अधिकांश जल जो दिखाया गया है वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में जो है मनुष्यों के लिए ये यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा उपयोग के लिए उपयुक्त जो जल है वो अलवड़ जल है, जिसमें सॉल्ट जो है नहीं होता है, सॉल्ट की मात्रा नहीं होती, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवड़ या ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए हमें जो नीचे एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप, उसमें हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम जो सादा जल है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रियाकलाप काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। इसमें 3 सारणियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो 3 सारणियों में पहला जो है वो चरण दिया गया, दूसरे में चित्र दिखाया गया, तीसरे में टिप्पणी दिखाई गई। पहले में क्या है कि मध्यम अमाप साइज़ की, मिडिल साइज़ की एक बाल्टी लेकर के उसमें जल को भर लें। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। ठीक है, बाल्टी पूरी दिखाई गई, 20 लीटर जल की है। अब यहाँ पे टिप्पणी दी गई है, इसमें क्या करना है, तो ये मान लीजिए कि बाल्टी का जो जल है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित कर रहा है। पूरा जितना भी पृथ्वी पर महासागर और जो है झीलों वगैरह सबका पूरा जल को ये बाल्टी का जल प्रदर्शित कर रहा है। सेकेंड में है, अब एक 5 ml क्षमता वाला चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल दीजिए, मग जैसे। इसमें ये क्या दर्शा रहा है, जैसे मग्गे में दिखाया गया मग में, यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवड़ जल को प्रदर्शित करता है। अलवड़ जल जिसमें सॉल्ट की मात्रा जो हमारे यूज़ के लिए है उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट दिखाया गया है कि मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी ग्लास में डाल दीजिए। ठीक है,
और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भौम जल के रूप में पाए जाने वाला जो जल, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है, जो हमारे पीने के और हमारे यूज़ के लिए जो है मतलब उपयोग में आता है, उस जल की मात्रा को ये दिखा रहा है। और फिर लास्ट में आता है चम्मच। चम्मच जो है इसमें अंत में मग से, इसी मग से या जो ये ग्लास है या मग से 1/4 भाग चम्मच का जल निकाले, यानी चम्मच में भी 1/4 भाग पानी लें। ठीक है। और ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल आलवड़ जल की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कहने का है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर जो जल पाया जा रहा है, सभी जितनी भी झील और नदियों में जो उपस्थित जल है, उनकी कुल आलवड़ की मात्रा, पूरे मतलब लवड़ीय जल को हटा करके आलवड़ की मात्रा को ये जो चम्मच का जो 1/4 भाग जो दिखाया गया है वो दर्शा रहा है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि हमारे यूज़ का पानी कितना है। तो बाल्टी में बचा जो जल है वो समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल यानी खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाला जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो बाल्टी का जो बचा हुआ जल है वो मानव के लिए उपयोग के लिए नहीं है। नहाने में मग से बचा जो जल है, नहाने के लिए नहाने के मग में, जो ये मग में जो है जल लिया गया था, उसमें जो बचा जल है वो उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में यानी बर्फ़ के रूप में, हिमनद या ध्रुवीय बर्फ़ जो है, या पर्वतों की जो चोटियों पर जो बर्फ़ के रूप में जो जल एकत्रित है, जमा हुआ है। ठीक है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो है मग्गे में जो मग में जो जल बाकी का बचा हुआ है वो हमें ईजिली प्रोवाइड नहीं होता है, वो उसे दर्शा रहा है। अब यहाँ पे बूझो और पहेली ने अपना अपना सुझाव दिया गया है। बूझो कह रहा है कि मैं ये जान करके जो है चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। और पहेली ने एक गणना की है कि पहेली ने गणना करके बताया कि आलवड़ जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसकी कुल मात्रा का लगभग 0.006% है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। आलवड़ जल की मात्रा ये बताई गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये सारणी के द्वारा ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कितनी कम मात्रा हमारे यूज़ में जल की आती है। हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो है ये असीमित संसाधन है, ये हमेशा रहने वाला है, जितना वेस्ट करना है कर लो। लेकिन क्रियाकलाप 16.2 में जो दिखाया गया उससे ये पता चला कि जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ कि असल में हमारे यूज़ में कितना पानी है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में आप अपनी कक्षा में डिस्कस करें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी हेडिंग जल की अवस्थाएं, कि जल किस किस फॉर्म में पाया जाता है। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो सकता है, हो जाएगा? भूमि जल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उसका वेस्ट भी किया जा रहा है और जिस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है, तो ये खतरा हम सब के लिए जो है हो गया है कि जल की समाप्ति का, कि भूमि का जो जल है वो एकदम स्तर उसका नीचे गिर सकता है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये प्राकृतिक उपक्रम ही हैं जिनके द्वारा पृथ्वी पर जो जल की जो व्यवस्था है, जल का जो क्रम है वो बना हुआ है। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं, जो कि हमने कक्षा 6 में हमने इसको डिस्कस किया था, जल चक्र कैसे वर्क करता है। ठीक है। और इसे अगर हमने मतलब कि डिस्कस किया है तो हम इसे अपने शब्दों में इस जल चक्र को बता भी सकते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में किसी भी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं पर भी पाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जल चक्र के दौरान या जल चक्र के द्वारा जब परिचक्रण होता है तो उसके दौरान ये तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव या गैस, तीनों ही अवस्था में जल जो है वो पृथ्वी पर कहीं पर भी पाया जा सकता है। जैसे कि ठोस अवस्था में जो जल होता है वो जो है जल बर्फ़ या फिर हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर या फिर बर्फ़ से ढके जो पर्वत या हिमनद ग्लेशियर्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। द्रव की अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों और अतिरिक्त भूतल ज़मीन के नीचे का जो जल है, भौम जल, उसमें पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास जो वायु होती है उसमें जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में जो है जल पृथ्वी पर कहीं ना कहीं पाया जाता है।
अब जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच जो सतत चक्रण है उसके द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर, यही जो मतलब तीनों स्टेट के फॉर्म में जो जल उपस्थित है कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से जल की जो कुल मात्रा है वो पृथ्वी पर उसकी चक्रण के द्वारा पृथ्वी पर इसकी मात्रा स्थिर बनी हुई है। जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य जितने भी जीव हैं वो जल का उपयोग करते रहते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कुछ राहत मिली? बिल्कुल, क्योंकि जो है अब ये प्राकृतिक प्रक्रम ही है कि जिसके द्वारा जो है जल एक जल का जो चक्र है वो बना हुआ है। अगर ये नेचुरली अगर ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया और ये बना रहा तो हमें जल की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है, जिन जगह पे प्रॉपर फॉर्म में जो है अगर जल मिल रहा है। अब क्रियाकलाप में हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें हमें करना है कि जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया। नीचे एक पिक्चर दी गई जिसमें जल चक्र पूरा दिखाया गया है। इसमें जितने भी प्रक्रम हैं उनको एक नंबर्स के द्वारा उनको चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में ये मिसस्पेल्ट में जो वर्ड दिए गए हैं उनका हमें सही शब्द लिखना है। यही हमारा जो है क्रियाकलाप है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पर दिया गया है। फर्स्ट नंबर का यहाँ पे जल जो दिखा रहे हैं वो है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे उल्टा मतलब कि जो है जंबल वर्ड में दिखाया गया है। तो मजभौल यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा भौम जल। तो यानी ये ज़मीन का जो जल है उसको दिखाया गया है। तो ये भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे है कि यहाँ पे जल जो है वो ये वाला जो वर्ल्ड है ये वाष्प का है। तो जो समुद्र का जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर के उड़ करके जा रहा है। फिर थर्ड में है कि ये जो बादलों का रूप जो ये जल ले रहा है ये कंडीशन संघनन की है कि यही जो वाष्प ऊपर उड़ के जा रही है ये संघनन के द्वारा ठंडी होकर के बादलों का रूप ले लेगी। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पर बादल दिए गए हैं तो ये बादलों का शेप दिखाया गया है। फिफ्थ में वाष्पोत्सर्जन की कंडीशन दिखाई गई है। जो है नंबर 5 में दिखाया गया है कि वाष्पोत्सर्जन की ही क्रिया होती है जिसमें जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ठीक है, और ये जो 6 में है वो निस्यंदन की जो है निस्यंदन की कंडीशन इसमें दिखाई गई है छठे में। ठीक है, तो छठे में जो निस्यंदन की कंडीशन है कि यहाँ पे जो है किस तरीके से पानी जो है हर जगह स्टोर हो रहा है। ठीक है, जो निस्यंदन की कंडीशन यहाँ पे ऐसे दिखाई जाती है कि जो पृथ्वी की जो सतह है वहाँ से जो है कैसे पानी वहाँ से रिसेगा। तो इसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे वर्षा दिखाई गई है जो कि 7th नंबर पे दिखाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्रियाकलाप के द्वारा भी हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी आपूर्ति व्यवस्था होती है। जितने भी नगर होते हैं उनमें जल की पूर्ति करने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं जो नागरिकी निकायों द्वारा संचालित होती हैं। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल की आपूर्ति की जाती है। मतलब पाइप के द्वारा जो है जल की आपूर्ति की जाती है सभी घरों में। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनमें आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को इस प्रकार नहीं पूरा किया जाता है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसका जो स्रोत होता है उसी से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः लोग कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं वो जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल उनको जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर भी होता है और बच्चों के लिए जल ढोने का ये जो कार्य होता है ये अत्यधिक कष्टकारी होता है। ऐसे बच्चे क्योंकि काफ़ी दूर तक की उनको वो भी पैदल चल करके अपनी पानी की जो पूर्ति होती है उसके लिए उन्हें जल कई बार लेकर के आना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं प्रायः नियमित रूप से, तो जाहिर सी बात है इनको जो है उनका अधिकतम समय जो है वो जल लाने में लग जा रहा है। तो नियमित रूप से स्कूल वगैरह जो उनकी जो निजी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। यहाँ पे बूझो एक जो है अपना सुझाव दे रहा है कि महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। यदि उन्हें जल भी भर करके लाना पड़े तो उनके काम का बोझ और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा जो है इन्होंने सोचा है काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे हैं जिनको दूर से जो है जल लाना पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए उनकी जो निजी चीज़ें हैं जैसे विद्यालय जाना वगैरह, ये विद्यालय इसी वजह से क्योंकि उनका अधिकांश समय उसी में ही जो है चला जाता है तो विद्यालय वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा जो हैंडपम्प हैं उनसे प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है इसे जानते हैं। तो नेक्स्ट इसे जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल, भूमि जल। ठीक है,
तो देखिए, यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें, जलाशय के निकट अगर खोदें, तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र या फिर नम मिलती है। ठीक है, मृदा में आर्द्रता भूमि जल की उपस्थिति को इंगित करती है कि इसमें भूमि जल की उपस्थिति हो सकती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं, तो हम उस स्तर तक पहुँच सकते हैं जहाँ मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान यानी अवकाश और चट्टानों के बीच की जल से भरे होंगे। चट्टानों के बीच के जो स्थान है वो जल से भरे होंगे जितना हम गहराई में जाएंगे। इस परत की ऊपरी सीमा ही जो भौम जल स्तर कहलाती है, ऊपर की जो सीमा है वही क्या कहलाती है, भौम जल स्तर कहलाती है। भूमि के जल का वो लेवल आ जाएगा जहाँ पे पानी हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। यानी कि जो है अलग अलग जगह पे जो है वाटर लेवल होता है भूमि के नीचे, वो लेवल अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, भौम जल स्तर 1 मीटर से कम गहराई पर अथवा भूमि के अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। कुछ जगहों पे 1 मीटर की से कम गहराई पर भी मिल सकता है और कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ये कई मीटर की गहराई तक भी हो सकता है। भौम जल भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है, उसके भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जो जल होता है उसी को ही हम भौम जल कहते हैं। वाटर लेवल जो नीचे पाया जा रहा है उसी को ही हम भूमि के द्वारा प्राप्त होने वाला जो जल भौम जल है उसे कह सकते हैं। ठीक है, इस भौम जल का जो स्रोत है वो क्या है, तो देखिए उससे देख लेते हैं कि आखिर जो भूमि के नीचे जो जल है वो कहाँ से आ रहा है। तो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों तालाबों का जल मृदा से रिस करके, ठीक है, एब्जॉर्ब होकर के भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थान जो होते हैं और दरारों में ये भर देता है। भूमि में जल का रिसाव ही अंतःस्यंदन कहलाता है। अंतःस्यंदन ही क्या है, एब्जॉर्प्शन है, एक रिसाव है। यानी कि पानी जो कच्ची ज़मीनें होती हैं वहाँ गड्ढों में जो पानी एकत्रित हो जाता है, फिर कुछ समय बाद वो जो है सूख जाते हैं गड्ढे, तो वो पानी जाता कहाँ है, तो वो पानी रिस करके ज़मीन के नीचे चला जाता है। इसी प्रोसेस को ही हम अंतःस्यंदन कहते हैं। ठीक है, अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रम के द्वारा जो भूमि के जल नीचे जो है प्राप्त किया, मतलब कि जो भूमि में चला गया जो जल है उसे हम वापस जो है प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैल चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नीचे की जो चट्टानें हैं वहाँ पर जो भूमि का जो जल है वो संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस प्रकार जो संचित भौम जल के जो भंडार होते हैं उन्हें हम जल भर कहते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, जल भर उन्हें कहते हैं। यानी कि ऐसी स्थान जहाँ पर जो है जो चट्टानों की जो सतहें हैं जहाँ पर पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वहाँ जाकर के स्टोर हो जाता है, इसी को ही हम जल भर कहते हैं, एक्वीफर। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाला जा सकता है। ये जो जल भर में जो जल होता है इन्हें हम नलकूप या हैंडपंप वगैरह जो होते हैं उनसे हम ईजिली इसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है पूरा कि किस तरीके से पानी की जो है पूर्ति भी हो रही है और कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है। तो देखिए ये भौम जल पूरा दिखाया गया है, पुनः पूर्ति ये वापस जो है जो रिस करके नीचे गया होगा अंतःस्यंदन के द्वारा वो वापस से प्राप्त कर लिया जाएगा। हैंडपंप यहाँ पे लगाया गया है, इससे पानी ये बाहर निकल रहा है और ये जाके जुड़ा होगा नदी और झील से। ठीक है, यहाँ पे नीचे जल भर दिखाया गया है जहाँ पे एकदम निचली सतह पे जो स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा भौम जल का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आगे देखते हैं क्या है कि क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो, काम हो रहा हो। श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है। आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुँचने के लिए संछिद्रण, जिसे हम बोरिंग कहते हैं, वो की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे भाई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इसकी पूर्ति के लिए ऐसे स्थानों पर पहले से ही बोरिंग कर दी जाती है। बोरिंग के द्वारा वहाँ पर जल को प्राप्त किया जाता है, भूमि जल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको अगर ये मालूम करना है तो आप उस जगह जिन्होंने खुदाई की है उनसे जाकर के आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पे उन्हें कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि जल के नीचे के निरंतर जल निकाल सकते हैं। भूमि जल के नीचे जो जल है, जो स्टोरेज वाटर है, क्या उसे हम लगातार निकाल सकते हैं। ऐसा करने से भौम जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो प्रभाव है इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, भौम जल स्तर जो है उसका अवक्षय इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है,
भूमि जल के नीचे से निकाले गए जो भौम जल है उसकी पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल, ये जो पुनः पूर्ति है वापस से रिस करके जो नीचे जाएगा वो वर्षा जल के अवतरण यानी रिसाव के द्वारा ही की जा सकती है। तो ये भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल के रिसाव के कारण ही होएगी। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने, मतलब कि ये जो इन्होंने कहा है कि जो भूमि के नीचे जो जल है वो तब तक ही प्रभावित नहीं होगा जब तक कि हम उतना ही जल निकालें जितना कि प्राकृतिक प्रक्रम यानी वर्षा वगैरह के द्वारा वो रिस करके उसकी पुनः पूर्ति हो जाए। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल जो है उसका स्तर नीचे गिर सकता है। अगर उसकी हम निकालते तो चले जा रहे हैं लेकिन उसकी पुनः पूर्ति अगर नहीं हो रही है तो जो भूमि का जो जल है वो नीचे उसका स्तर गिर जाएगा। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कारण दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूमि के जल का जो स्तर है वो नीचे गिरने का रीज़न क्या क्या है। तो जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक भी है जो भौमजल स्तर को नीचे कर सकती है। जो कम वर्षा जो होती है ये भी एक अन्य कारण है जो इसको जो है इसके स्तर को नीचे कर सकता है, क्योंकि वर्षा के जल ही तो रिस करके नीचे जाएगा, तो वर्षा ही नहीं होगी तो जल नीचे कैसे जाएगा। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे कि वन आरोपण, वनोन्मूलन यानी कि वर्षा जो जो वृक्ष हैं उनकी कटाई, और जल के जो यानी उसका जो रिसाव है उसके लिए प्रभावित क्षेत्र की कमी। कहने का मतलब ये है कि प्रभावित क्षेत्र की कमी तो हम यहाँ पे सिंपल से ही कह सकते हैं कि देखिए जो है वृक्ष होते हैं वो मिट्टियों को बांधे रखने का काम करते हैं, तो उस जगह पे वृक्ष अक्सर करके कच्ची ज़मीनों पे बनते हैं, तो वहाँ पे पानी के रिसाव की भी उतनी ही ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। और जो है रिसाव के लिए जो कच्ची जो सड़कें हैं या कच्ची जगह है वहाँ पे ईजिली हो सकता है, वही पक्की अगर बना दी जाए, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो उनको जो है रिसाव के लिए प्रभावी है। तो आगे इन्हीं के देखते हैं कि कैसे जो है इफेक्ट डालता है। तो पहला नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी जनसंख्या का प्रसार। जनसंख्या कैसे इफेक्ट डालती है। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए भवन निर्माण वगैरह होगा, तो ऐसे जो खुले क्षेत्र हैं उनकी फिर कमी होने लग जाएगी। इसके कारण जो है ये जो भूमि में जो है वर्षा जल के जो रिसाव की जो दर है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो खुले मैदान है, जो प्लेग्राउंड वगैरह होता है वो हमेशा कच्चे रहते हैं, ठीक है, तो वो कच्चे हैं तो वहाँ पे मिट्टी रहेगी तो मिट्टी के द्वारा इजीली रिसाव हो सकता है। लेकिन जब ये क्षेत्र कम होने लग जाएंगे, इनकी जगह पक्के जो है भवन बनने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो वर्षा के जल के रिसाव की जो दर है वो कम हो जाएगी। यदि खुले क्षेत्र में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा, तो इसे देखते हैं। यदि याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से रिसाव नहीं हो पाता है। जल का जो रिसाव है वो पक्के फर्श से आसानी से नहीं हो सकता। इसे हम लोग ने क्लास 6 में भी देखा था। बूझो और पहेली ने एक जो है स्क्वायर क्यूब के शेप बना करके इसमें इसको चेक किया था। जबकि घास के बगीचे, मैदान आदि से जल तुरंत जो है उसका रिसाव हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग भी कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के जो रिसाव है उसके अवसर भी कम कर रहे हैं, क्योंकि रिसाव के अवसर के लिए कच्ची ज़मीनें होनी चाहिए, ठीक है, वो तो हम कम करते चले जा रहे हैं और भूमि के नीचे जो जल है उसको हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इसके कारण भौम जल स्तर निरंतर अवक्षय, यही एक रीज़न है कि जिसके कारण जो वाटर लेवल है वो उसका जो है वाटर लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है, ठीक है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। एकदम काफ़ी ऐसे जो है कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें जो है वाटर लेवल है, भूमि का जो जल है वो वाटर लेवल इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है कि वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे बोरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बढ़ते हुए उद्योग कैसे इफेक्ट डालते हैं भूमि जल पर। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा भी किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर वस्तु की जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता उसमें होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उद्योगों की संख्या, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे ही जो है ये उद्योग जो होते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है और अधिकांश जो है ऐसे जो है उद्योग हैं जिनके लिए जो जल का उपयोग है वो भूमि जल जो है उसी का ही उपयोग किया जा रहा है। तो क्रियाकलाप के द्वारा भी हम देखें कि कैसे जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे कुछ
इसमें क्रियाकलाप में मेनली हमें यही बताना है कि ऐसे कुछ उद्योग के हमें नाम बताने हैं जो हमारे परिचित, हमारी नोन में हो, और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले, इनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद की सूची भी बनानी, कि जो हमारे नोन में जो है कुछ ऐसे जो है उद्योग हों जिनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो हम डेली यूज़ में जो है उसका यूज़ भी करें। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनकी सूची बनाना है, उन उद्योगों की सूची बनाना है, और अपने माता पिता या शिक्षक से इसके बारे में चर्चा करके, ठीक है, बातचीत करें। और बढ़ते हुए जो उद्योग धंधे हैं जिनके कारण भूमि जल स्तर नीचे जो गिर रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इनके बारे में भी चर्चा करें। नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट है, हेडिंग है, वह है कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर किसान जो है वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों का यूज़, जैसे सिंचाई वगैरह जो है, इनका काम जो है, इसमें नहरों वगैरह में जो जल होता है वो वर्षा के द्वारा ही भरता है। तो सिंचाई के लिए इन्हीं जलों पर निर्भर रहते हैं किसान। तो नहरों का जो तंत्र है केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में ये जो जल मतलब कि वर्षा जल के अलावा जो जल है वो सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। यानी कि ये जो तंत्र हैं इनमें आखिर जल कहाँ से आ रहा है? वर्षा का जल ही तो इसमें एकत्रित होता है। तो अगर जो है प्रॉपर वे में अगर वर्षा नहीं होती तो इसमें भी जो है जल की कमी आ जाएगी। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग, फिर यही एक रीज़न लास्ट में बचता है कि जब इनमें भी कमी आ जाती है तो फिर किसानों को भूमि जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है उसमें जो है प्रेशर बढ़ रहा है, तो धान मतलब कि अनाज की भी बढ़ोतरी, अनाज की मांग बढ़ रही है, तो उसके कारण कृषि पर दबाव भी पड़ रहा है। ठीक है, और भौम जल के उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। यही रीज़न है कि जो भूमि जल का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है जल का वितरण। जल का वितरण जो है वो कैसे कैसे है। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। बहुत ऐसे रीजंस हैं जिनमें अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरीके से जल का वितरण होता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वर्षा जब अच्छी होती है तो वहाँ जल बहुत ही ज़्यादा है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। भारत बहुत विशाल देश है और जिसकी सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा वाले प्रायः जो क्षेत्र होते हैं वो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। जबकि वर्षा की जो कमी होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देश में सभी जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। अब क्रियाकलाप के आधार पर नीचे एक मैप दिया गया है, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे देश में जो औसत वार्षिक वर्षा जो हो रही है उसका जो वितरण है वो किन क्षेत्रों में कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मानचित्र जो दिया गया है इसमें उस स्थान को ढूंढिए जहाँ आप रहते हैं। फिर क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है। उसके बाद है क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे मैप के द्वारा। अपने क्षेत्र को पहले हम चेक करेंगे। यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हम ऐसे क्षेत्र में हो रहे हैं मतलब ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे वर्षा तो हो रही है लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है जल की कमी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जल संसाधनों के कुप्रबंध के कारण जो है ऐसा हो रहा है कि जल संसाधन जो है उनका सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो पहले हम इसको आगे डिस्कस करने से पहले ये जो मैप है इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए पूरा मैप दिखाया गया है, इसमें जल का स्तर दिखाया गया है कि इनके जो कलर्स दिखाए गए इन्हें खासकर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है इनका जो है वर्षा का वितरण दिया गया है, जिसमें सबसे डार्क कलर जो है उसमें 400 से अधिक वर्षा जो है सेंटीमीटर में जो हो रही है वो 400 से अधिक है, जो जिन स्थानों पर यहाँ पे दिखाया गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे कैसा स्तर है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो इस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आता है। तो हम जो है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। आप लोग जहाँ पे आप रहने वाले हैं तो वहाँ के क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ एरिया जहाँ पे 60 से 100 का जो है वर्षा वितरण दिखाया गया, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 100 से 200 है। तो इस तरीके से हम अपनी जगह को देख करके ये जो है अनुमान लगा सकते हैं कि किस जगह पे कितना वर्षा का वितरण है। अब जो पानी का वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे जल प्रबंधन पहले हम देख लें, उसके बाद फिर उसको भी डिस्कस करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जल प्रबंधन जो है इसमें क्या बताया गया है। कक्षा 6 में हमने ये पढ़ा था कि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित, मतलब कि उसकी जो आपूर्ति है वो पाइप तंत्र के द्वारा की जा रही है, ठीक है। जैसे नगर वगैरह, नगरों में इस तरीके का जो है पाइप के द्वारा जो जल की आपूर्ति मतलब जल को जो है वहाँ पे इसकी कमी को पूरा किया जाता है। तो ये संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुँचे। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि पाइपों के द्वारा जल पहुँचाया जा रहा है ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो जल है वो गंतव्य तक ना पहुँच सके, जिस जगह उसे जाना वहाँ ना पहुँच सके। इसका रीज़न यह है, आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइप जो हैं उनमें रिसाव को देखा होगा, कुछ जगह टूटने की वजह से या उनमें रिसाव किसी भी दुर्घटना की वजह से हो रहा हो, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस करके बह जाता है। और यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। तो जाहिर सी बात है, जब जो जल है वो रिस करके बह जा रहा है तो अपनी जिस जगह उसे पहुंचना है वहाँ पे सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये नागरिक अधिकारी या वहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं और जो अधिकारी हैं उनका ये उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को, जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जा सके। और जो जो संस्थान जो ये पाइप वगैरह जो है फैलाने का, मतलब जिनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको तुरंत सूचना दी जाए और वो इसको सही कराएं। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने या दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। जैसे त्रुटिपूर्ण टोटियाँ जो है, यानी कि टोटी ऐसी जो रिस रही है जिनमें पानी जो है जल का रिसाव हो रहा है, उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है कि रात भर अगर मान लीजिए जल का रिसाव हो रहा है, हमने उसे सही नहीं किया है, तो बूंद बूंद करके इसमें रात भर में अगर आपकी जो है आधा लीटर की सॉरी मतलब कि जो 500 जो है लीटर की अगर टंकी है तो वो भी खाली हो सकती है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जो लोग इस तरीके से बर्बादी कर रहे हैं उनके देख करके ऐसा ही लगता है कि जो है जैसे हमें जो है जल की भविष्य में हमें इसकी आवश्यकता होएगी नहीं। तो हमने देखा कि वर्षा के रूप में जल हमें प्राप्त होता है और इसमें अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यानी कि हमने ये देखा कि प्राकृतिक रूप से वर्षा के रूप में तो हमें जल मिल रहा है, लेकिन वो जल इसी तरीके से वेस्ट हुआ जा रहा है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। ये जो जल है ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इसकी इस तरीके से बर्बादी की जा रही है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए जल संग्रहण जो विधि है इसके द्वारा, इसे हमने कक्षा 6 में भी हमने इसको देखा था कि जल संग्रहण की जो विधि है, वर्षा जल का जो संग्रहण किया जा रहा था उसको कैसे किया जाता है, कि किस तरीके से जो है जल को संग्रहण किया जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 6 में हमने इसको पढ़ा था। ये मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी ऐसी इमारत जहाँ पर जल संग्रहण तंत्र को लगाया जा सके, तो इसे आप जो है जानने की कोशिश करिए। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए एक बावड़ी बनाने की प्रथाओं का जो है सदियों से चलन रहा है। सदियों से जल भंडारण की, जो भी वर्षा का जल है उसको भंडारित करके रखा जा सके, तो उसके लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा तो बावड़ी का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे, अब ये जो जलाशय जो बनाए गए थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे, इनमें धीरे धीरे गाद जो होती है, तलछट जो होता है वो जमा हो गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा और बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जिन स्थानों पर बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जो है वर्षा कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भलीभांति हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी ज़्यादा डेवलपमेंट होती जा रही हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वापस हमें अपनी पुरानी जो हमारी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें थी जिन्हें हमने पीछे छोड़ रखा है, इनकी फिर से जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि यहाँ बावड़ी का जैसे यूज़ किया गया है। अब इसके अलावा एक और तरीका भी यहाँ दिखाया गया कि किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मित व्यवता से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे संभवतः वो आपने बूंद यानी ड्रिप सिंचाई जो होती है उसकी व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें होता क्या है, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा, यानी कि ऐसे जो पाइप जो बहुत ही महीन होते हैं, इनके द्वारा
पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ तक जल पहुंचाती है। तो ये एक जो ड्रिप सिंचाई है, ये एक ऐसी विधि है जिनमें पाइप का व्यास बहुत ही कम होता है और इसके द्वारा जो है जो जल है वो सीधे पौधों की जो जड़ें होती हैं वहीं तक ही पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से जल का इधर उधर फालतू वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मेनली तो जो जल है वो पौधों की जड़ों को ही तो चाहिए होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। तो ये काम जो है वो किसान भी कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो है जो जल है उसका अधिकांश वेस्ट ना हो। अब एक केस का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र जो है उसमें भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताज़े जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में जल की जो मांग है वो बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता गया है। मतलब यही जो है घटना घटित हुई है कि जो भूमि जल है, क्योंकि वर्षा तो हो नहीं रही है, उसकी पुनः पूर्ति हो नहीं रही है, सिर्फ उसका भूमि जल का यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे गिर गया है। तो वर्ष 1989 में गाँववासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिल करके वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया और रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम यानी कि बांध जो है वो बनाए गए। इसी तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया गया, जिससे जलभरों की पुनः पूर्ति हो गई कि जो वर्षा का जो जल है वो वेस्ट होकर के इधर बह ना जाए। तो उसके लिए डैम बनाए गए, डैम से पानी को एकत्रित करके फिर उसके बाद उन जगहों पर रखा गया जहाँ से वर्षा का रिसाव पूरी तरीके से हो सके। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया, क्योंकि डैम बनाने से उनकी एक सुविधा हो गई कि जो जल समुद्र में जाकर के वेस्ट हो जा रहा है अब उसका यूज़ सिंचाई के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ दिखाया गया खेत में बूंद ड्रिप जो सिंचाई की व्यवस्था है वो कैसे दिखाई गई कि डायरेक्ट जो है वो जड़ों में पानी को पहुँचाया जा रहा है। अब हमारी जो भूमिका है उसे भी हम देख लें कि हमारा क्या रोल है जल की जो है इसके संरक्षण में। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय और जो है या किसी अन्य स्थानों पर नल के पानी को बहता अगर देख रहे हैं तो उसे बंद करते हैं? तो रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए अब आपकी जो है सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं और जो है आप इनमें से कई तरीके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अपनी आदतों में भी अगर इन उपायों का जो है यूज़ कर लें तो हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। कैसे करें? अब हमारी आदतें क्या होंगी? जैसे मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें, जब हमारी ज़रूरत हो तभी हम उसको खोल करके उसका यूज़ करें। नेक्स्ट है फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोछा लगाएं। ठीक है, फर्श में रोज़ रोज़ धुलाई ना करें, सप्ताह में एक बार जो है करें और उसके बाद उसका जो है पोछा लगाएं। ठीक है, और नहाने के जल में मेनली यहाँ पे इन्होंने कहा कि अपने से भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी जोड़ लें कि जो नहाने का जो जल है, जहाँ नहाने के लिए जो जल का यूज़ करते हैं उसमें हम शावर वगैरह का यूज़ की जगह बाल्टी का यूज़ करें, जिसमें हम जो है हमें ये अंदाज़ा रहेगा कि कितनी बाल्टी में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कई सारे उपाय हैं जिनका हम यूज़ करके हम पानी की जो है बचत कर सकते हैं जल की। पादपों पर जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा कि गमले या पादप पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं एंड में। आपने अध्याय 1 में ये पढ़ा था कि पादप को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उसे देखते हैं। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है। बिल्कुल, हरियाली अगर लुप्त हो जाए तो कई सारी रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन और ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। ये तीनों ही चीज़ें प्रभावित होंगी, भोजन भी, ऑक्सीजन भी और वर्षा भी, और इनसे संबंध अनेकों अन्य समस्याएं। जब ये तीनों प्रभावित होंगी तो इससे और भी ज़्यादा अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब जो हमारा एक सफल प्रयास है वो क्या है उसे हम देख लें एक बार। ठीक है, तो देखिए जैसे कि राजस्थान में दिखाया गया था। राजस्थान में एक जो है यहाँ पे एक मिनट, राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। एक प्राकृतिक जो चुनौती थी उसको एक सफल प्रयास के द्वारा हल किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दल से जो है अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूखा चुकी नदियों
जो सूख चुकी जो नदियां हैं, जैसे कि अखेरी है, रूपारेल है, सरसा है, भागनी है, जहाजवाली है, उसमें जल संग्रहण द्वारा पुनः उनको जीवित कर दिया कि जिन जगह पे जो है पानी की व्यवस्था ज़्यादा, मतलब कि पानी ज़्यादा है, वहाँ से जल का जो है अरेंजमेंट करके, या फिर जो वर्षा जल जो वेस्ट हो रहा है उससे उसकी जो है डैम वगैरह बना करके उससे जो है इन जो है सफल प्रयास करके जो है इन जो नदियाँ जो सूख चुकी हैं उनमें वापस से जल का संग्रहण कर दिया गया है। तो हमने जो पहले जो है कोटेशन था, एक बार यहाँ पे फिर से है कि हमारा जल ही हमारा जीवन है, क्योंकि जल पर ही हम निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो है अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो ज़रूरी क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है सत्य असत्य हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। ठीक है, तो ये जो कहा गया है ये स्टेटमेंट लगभग सही है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ही करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि इसकी कमी की समस्या हमें तो लगता है कि ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत है। नदियों का जल नहीं, वर्षा पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे और जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाए गए हैं कि समझाइए भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसे हमने देखा था क्वेश्चन 2 में दिखाया गया है, चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। थर्ड में दिखाया गया है कि किसी गली में 50 घर हैं उनके जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल का इस पर क्या इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। जाहिर सी बात है कि 10 घर हैं, ठीक है, सॉरी 50 घर हैं, 50 घर में 10 नलकूप लगाए गए, तो 10 नलकूप में उतने ही ज़्यादा वो जो है अपनी पूर्ति के हिसाब से वो यूज़ करते जाएंगे, और एक ही एरिया में इतने नलकूप लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा समय तक अगर इसका यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा कि जो भूमि जल स्तर है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी गई है, आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे और क्या कदम उठाएंगे, यानी कि जल जो है बगीचे की रखवाली में करना है और जल का हम सही तरीके से क्या उपयोग करेंगे। तो जो है अभी हमने एक सिंचाई की एक बहुत अच्छी ड्रिपिंग जो व्यवस्था थी, ड्रिप के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था थी, इसके द्वारा जो है हम जो है जल का सही तरीके से यूज़ करके बाग की रखवाली भी कर सकते हैं, उसका रखरखाव भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है जल का वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक, और इसकी जो प्रोसेस थी वो अभी हमने डिस्कस की थी। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। इसे हमने पूरा डिस्कस किया कि कौन कौन से कारक हैं जो भूमि जल के स्तर को नीचे मतलब कि उसके जो लेवल है, वाटर लेवल है, उसके नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। जनसंख्या वृद्धि और जो वेस्ट, जो वाटर को वेस्ट किया जा रहा है, तो ये सारे रीजंस हैं। रिक्त स्थान देख लेते हैं। भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश और डैश यहाँ का उपयोग होता है। किसका किन किन की चीज़ों का उपयोग होता है। भौम जल प्राप्त करने के लिए नलकूप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हैंडपम्प हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो नलकूप और हैंडपम्प का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। ठीक है, इसके बाद है भूमि जल धारण करने की जो परत है उसे हम क्या, भूमि की जल धारण करने वाली जो परत है उसे हम जल भर बोलते हैं। ठीक है, जो जल को स्टोर करती हैं, जल भर, एक्वीफर। ठीक है, और लास्ट में है भूमि में जल के जो स्राव होता है उसकी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उसको हम अंतः स्यंदन कहते हैं, अंतः स्यंदन। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है, अत्यधिक वर्षा। और नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत यानी स्थिर है। उसके बाद है भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन जो है यहाँ पे जो घ वाला दिया गया, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, ये विकल्प जो है वो सही है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।